नहीं तो सब काम धाम छोड़ करके एक हफ्ते से उदयपुर पड़े रहना और एक एक विधायक की सेवा में लगना, उनकी सब मांगों को पूरा करने की कोशिश करना। पहले तो राजस्थान का एक भी कार्यकर्ता नहीं मिला जो राजस्थान से राज्यसभा जाने का कैंडिडेट होना चाहिए था। इससे बड़ा राजस्थान का अपमान क्या कांग्रेस करेगी? केवल कुर्सी अपनी बचाने के लिए अगर गहलोत जी इतना कंप्रोमाइज करिए कि राजस्थान की जनता की भी चिंता नहीं, राजस्थान के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी चिंता उन्होंने नहीं की। और जिस प्रकार से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, चारों ओर भ्रष्टाचार है, जंगल राज है, उनको संभालने के बजाय उदयपुर में बैठे हैं। अब जो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार बनाया गया, उनको सोचना चाहिए था जब उनके पास संख्या बल नहीं है तब क्यों उन्होंने ये स्पॉन्सर किया। इसके मायने की हॉर्स ट्रेडिंग करने की मंशा शुरू से ही नहीं है, इसलिए उन्होंने तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया। तब केवल मेजोरिटी है नहीं, इसका जवाब उनके पास में नहीं। और उल्टा वो कभी वो ईडी को शिकायत लेके भेज रहे हैं, कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत कर रहे हैं। लास्ट मोमेंट पर चुनाव परसों है, ये बताता है कि ये जो षड्यंत्र था वो कामयाब नहीं हुआ। हम तीनों सीटें जीतेंगे, एकजुट हमारे लोग विधायक हैं। स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर हम बात करेंगे राजस्थान के खास सियासी मुद्दे की। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजस्थान के 3 समीक्षक और वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। ओम सैनी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्चना शर्मा जी हैं, डॉक्टर यश गोयल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। राज्यसभा इलेक्शन जो तो अगर कहें आंकड़े के हिसाब से अधिकृत रूप से जो प्रत्याशी हैं उनकी बात करें तो 3 कांग्रेस और 1 भाजपा के खाते में जाती है। लेकिन सुभाष चंद्रा ने ठीक 2 दिन पहले ये कहकर के और मौसम को और गर्म कर दिया कि वो चुनाव जीत रहे हैं और क्रॉस वोटिंग उनके जीत का बड़ा आधार होगा और काफी संख्या में विधायक उनके साथ संपर्क में है। एक मीडिया हाउस के मालिक हैं और हरियाणा से सांसद वो अभी हैं, क्योंकि जुलाई में उनका कार्यकाल पूरा होगा। तो इस लिहाज से हर कोई जानने के लिए अब जिज्ञासु है कि आखिर क्या है इसकी वजह इनके बयान के पीछे, और क्या वास्तव में सुभाष चंद्रा जीतेंगे तो फिर घनश्याम तिवाड़ी का क्या होगा या फिर प्रमोद तिवाड़ी का, क्योंकि सुभाष चंद्रा की जीत का खतरा किसी एक तिवाड़ी पे मंडरा रहा है। या प्रमोद तिवाड़ी को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा या फिर घनश्याम तिवाड़ी को। खैर चले, कुछ ऐसी चीजें हैं जो पत्रकारों की नजर से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। व्हिप का क्या मतलब है, क्या वास्तव में वोट खारिज हो सकते हैं तो क्या पोजीशन है, और अभी तक जो राजस्थान की स्थिति अभी बनी हुई है इस इलेक्शन में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा सबसे पहले। और अभी जो स्थितियां बनी हुई हैं, क्रॉस वोटिंग एक आधार हो सकता है जो बात कह रहे हैं अभी सुभाष चंद्रा, लेकिन क्रॉस वोटिंग करेगा कौन, एक बात। दूसरी बात, क्या अशोक गहलोत की पकड़ इतनी कमजोर होगी कि वो सरकार बचाने में तो कामयाब लेकिन तीसरे प्रत्याशी को जिताने में कामयाब नहीं हो पा रहे। तो इसे क्या माना जाए कि सुभाष चंद्रा अभी एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनकी बात में कुछ दम है, या फिर अपना अपना समीकरण है जिसका हमें इंतजार करना चाहिए। क्या माना जाए इसे? योगेंद्र जी, आज भी अगर अशोक गहलोत जी का, सीएम साहब का, अगर वहां से लौटते हुए जो अगर उनका वो लेक्चर सुना जाए जो प्रेस को उन्होंने दिया है, उन्होंने साफ कहा है कि हमारे पास 126 एमएलए हैं और बीजेपी फेल हो गई है, इंडिपेंडेंट फेल हो गया है। पहली चीज। अब बहुत सीधी सी गणित है, 108 + 1 109 तो इनके स्थायी हैं कांग्रेस के जी, 2 बीटीपी के आ गए हैं, 2 सीपीआईएम के आ जाएंगे, 13 ये कह रहे हैं इंडिपेंडेंट आ जाएंगे। कुल मिलाकर के इस तरह से 126 का आंकड़ा है। रहा सवाल जो इंडिपेंडेंट हैं, जो 5th कैंडिडेट हैं, नाम नहीं लेना चाहता मैं उनका, आप ले चुके हैं। वो कई बार क्या होता है कि फेस सेविंग करनी पड़ती है। फेस सेविंग में ये कहना पड़ता है कि नहीं हम तो जीत रहे हैं, तुम्हें क्रॉस वोटिंग मिलेगी। उन्होंने
जो फॉर्मर डिप्टी सीएम थे उनके ऊपर भी फंदा डालने की कोशिश की, उन्होंने भी बहुत पलट करके जवाब दिया उनको। तो एक तरह से इलेक्शन में ये इस तरह की चीज है, फेस सेविंग है। मुझे नहीं लगता इन दिनों की स्थिति देखते हुए कि कोई क्रॉसओवर होगा। अगर हुआ भी तो 8 वोट उनको अरेंज करने हैं। 8 अगर क्रॉसओवर होते हैं बहुत बड़ी बात है, और वो करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के रूलिंग पार्टी के 109 और उनके 71 में से कोई अगर क्रॉस करता है वो सामने आ जाएगा। उसको अगले साल इलेक्शन भी लड़ना है और उसको इमेज भी बनानी है और पार्टी को भी इमेज बना के रखनी है। वो इतना आसान नहीं है। जो भी अगर कुछ फेरबदल होगा तो वो 108 में से ये जो 13 है इंडिपेंडेंट, इनमें ही कुछ हो सकता है। आरएलपी उनके साथ चली गई है अपोजिशन के साथ, अपोजिशन वालों के साथ। तो कुल मिलाकर के ऐसा कोई खतरा मुझे नहीं लग रहा आज की तारीख में। इस वक्त रूलिंग पार्टी जो है वो बैकफुट पे नहीं, उनकी एज है। इसीलिए आप देखिए कि वो जरूर बोल रहे हैं, सीतापुरा जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। बीजेपी का जो कैंपिंग है वहां कोई भी, आज भी अरुणजीत सिंह जी भी आए, कोई ये नहीं बोल रहा कि हमारी तीसरी सीट भी निकलेगी। तो ये संचय है और एक तरह से एप्रेंशन है सबका, गैस वर्क है। और वो कैलकुलेशन जैसा आप कह रहे हैं कि तिवारी पे 2 तिवारी उन पे तलवार लटक सकती है, तो वो तो सब बताएगा। और मैं नहीं सोचता कि बीजेपी अपोजिशन में होते हुए अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के साथ मजाक करेगी, पॉसिबल नहीं हो सकता। ये सवाल इस वजह से डॉक्टर साहब, मैं जैसे कई बार ये बात कहता हूं कि कुछ चौराहे की चर्चाएं हैं, कुछ सियासी गलियारों की चर्चाएं हैं, उस पर हम जरूर उसको लेने की कोशिश करते हैं। मार्केट में एक मेरे साथ को सज्जन थे, उन्होंने कहा कि सट्टाबाजारी है कि सुभाष चंद्रा जी जीत रहे हैं, चाहे घनश्याम तिवारी की बलि देनी पड़े। तो ऐसा संभव मैं ओम सैनी साहब से जानना चाहूंगा। एक चर्चा है ये, क्योंकि चर्चा का जवाब मैं चाहूंगा आपसे कि इस तरह की चर्चा भी है कि घनश्याम तिवारी बेशक हार जाएं लेकिन सुभाष चंद्रा को जिताएंगे। ऐसा लगता है आपको कि बीजेपी इतना बड़ा रिस्क लेगी? नहीं, देखिए, कुछ ऐसी परिस्थिति जन्य साक्ष्य ऐसे हैं जिससे कि इस तरह की बात कही जा सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो चीफ मिनिस्टर के पद के लिए और लीडरशिप के जो लंबा संघर्ष चल रहा है, जो अभी मौन हो गया इन इलेक्शन के साथ ही, अन्यथा तो बहुत खुल करके सामने आ रहा था। और उसमें जो सबसे बड़ा किरदार है, यानी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को जिस तरीके से विधानसभा में चर्चाओं के बीच में और घनश्याम तिवारी जैसे प्रखर और तीखे नेता रहे हैं, दस्तावेजों के साथ में वो सामने आए थे और वो सारी बातें पता है उनको। और वो उनसे, मेरा ख्याल कि उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ ये सब सिलसिला। वो मैनिपुलेशन के लिए नहीं बने हैं, वो निश्चित रूप से संघ के एक ऐसे दीक्षित और प्रशिक्षित और अनुशासित कार्यकर्ता हैं जिनको आप आसानी से इधर उधर नहीं बांध सकते। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक मास बेस्ड पार्टी बन गई है, उसमें भांति भांति के लोग आ गए जो अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दे आर जस्ट वेटिंग। जैसे कांग्रेस में भी लोग जब किसी का प्रभाव मंडल कमजोर होता है तो इंतजार करते हैं कि जब भी कमजोर हो तो दबोच लें और हम अपनी हैसियत हासिल कर लें। मुझे ऐसा दृश्य नजर आता है भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं के उसमें कि जो विधायक हैं उनमें कहीं ऐसा ना हो जाए कि भय है। क्योंकि घनश्याम तिवारी, मेरा ख्याल है कि घनश्याम तिवारी को भारतीय जनता पार्टी जितनी राज्यसभा में चाहती है, प्रेस भी चाहता है और कांग्रेस के लोग भी चाहते हैं कि घनश्याम तिवारी राज्यसभा में जाने चाहिए। अब वो जो सरप्लस वोट है वो अपने आप में संकट पैदा कर रहे हैं। सरप्लस वोट आने की वजह से उनका कैसे खरीद फरोख्त होता रहा है, इसका हमें कुछ इतिहास पता है। मुरारका जी को हमने देखा, हमने संजय डालमिया को देखा, हमने उसके बाद में मोदी जी को देखा, राजेंद्र प्रसाद मोदी, ये और 2-3 नाम जो हैं। तो जब पूंजी का खेल खेलने वाले लोग आ जाते हैं तो गड़बड़ हो सकती है। अब ये चूंकि इन्होंने अपनी पहली कवायद इन्होंने हरियाणा में ही दिखाई थी कि पेन बदल जाने से, चाय के बदल जाने से कैसे इनका वहां पर चयन हो गया, निर्वाचन हो गया। तो वो ऐसा सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उतना ही जितने कनिंग और चतुर वो हैं, उतने ही कनिंग और चतुर मेरा ख्याल है कि इधर जो मुख्यमंत्री बैठे हैं वो भी उसी तरीके से सारी बातें समझते हैं। और उन्होंने जैसे लोगों को अपने साथ में
इकट्ठा किया है, तो ये सहज नहीं लगता है कि ऐसा हो जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा मुझे लगता है यूं है कि भारतीय जनता पार्टी में जो एक चुप्पी है वो खतरनाक है। इधर इधर जो लोगों की चुप्पी और कुछ वोकल जो हुए हैं, उनमें जिनको कहा जा रहा था कि शायद ये ऐसा कर लें, जैसे जिनको इनवाइट किया इन्होंने ही, क्या नाम है इनका, सुभाष जी ने, क्या सुभाष जी ना, इन्होंने ही इनवाइट किया कि ये मौका है, वरना फिर चीफ मिनिस्टर आप नहीं बन सकेंगे। ये ऐसी अनैतिक और बात कहना जो हमारे को रिप्रेजेंट करने जा रहा है, वो आदमी हमें यहाँ उकसा रहा है कि आप ऐसा कर लीजिए, आप अपने दल से एक गद्दारी कर लीजिए और ऐसा कर लेंगे तो आप चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल, कुछ भय है। बिल्कुल, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के अलावा भी एक बहुत बड़ी बात यह है कि बीजेपी कभी भी इस तरह का खेल, या फिर क्योंकि अधिकृत प्रत्याशी उनकी एक अपनी जवाबदेही भी है। खैर, लेकिन चलिए जो भी होगा, मैं अर्चना जी आपके पास आना चाहूंगा जी। अभी क्या लगता है आपको, सुभाष चंद्रा जी का बयान हो, या फिर बीजेपी का दावा हो, या फिर अशोक गहलोत साहब का दावा हो? सीट 4 हैं, दावेदार 5 हैं, और सभी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। तो हारेगा कौन ऐसा इसमें? हारेगा तो उस दिन खैर चलो हम चर्चा करेंगे, लेकिन लगता क्या आपको, क्रॉस वोटिंग की पूरी संभावनाएं हैं, या फिर दावे में दम नहीं है? राजनीति जैसे कहा गया है शह और मात का खेल है, तो लिटरली अभी जो सामने दिख रहा है, यानी ये बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है जो सिनेरियो है। 4 सीट्स थी, 5 कैंडिडेट्स आ गए, 5 कैंडिडेट्स में दोनों का ये कहना है कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। एक कह रहा है उधर से हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, दूसरा कह रहा है कि हमारे पास क्रॉस वोटिंग हो रही है। तो यानी ओवरऑल देखा जाए तो यानी पॉलिटिक्स की बात करें तो मुझे लगता है पॉलिटिक्स में यानी जो जनता आपको वोट देकर कैंडिडेट्स को लेकर आई है, और वही कैंडिडेट्स को छुपा के अगर होटल्स में रखना पड़ रहा है, तो सबसे पहले तो वोटर्स के सामने ये क्वेश्चन है कि हमने आपको वोट दिया, और यानी आपका ट्रस्ट और आपकी कैपेबिलिटी क्या रह गई कि आपको हम लोगों को अंदर बाड़ाबंदी में बंद करना पड़े। और दूसरी चीज ये जो बात करें तो हर किसी से आप पूछ लीजिए, किसी को कुछ भी नहीं पता है। आप कॉमन मैन से लेकर हम जैसे जर्नलिस्ट जो डिस्कस कर रहे हैं, सबको ये दिख रहा है कि 50% बोले कोई कुछ नहीं बोल सकता है लास्ट मोमेंट क्या हो जाए, क्योंकि यही है राजनीति है, कौन शह दे रहा है कौन मात दे रहा है। यहाँ पर जिस दिन वोटिंग हो जाएगी उस दिन ही ये सामने आएगा फैक्ट। और जिस तरह से बात करें, वाकई घनश्याम तिवारी जी एक कद्दावर नेता रहे हैं, और जिस तरह से सर ने बोला डेफिनेटली आरएसएस की बैकिंग है, उनका एक दीक्षित है वो वहां से, तो मुझे भी नहीं लगता कि बीजेपी उनके ऊपर चांस लेगी। लेकिन कल जिस तरह से सुभाष चंद्रा जी ने अपना कॉन्फिडेंस बताया कि मेरे पास में यानी 8 क्रॉस वोटिंग हो सकते हैं, तो वो तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया कि 8 क्रॉस वोटिंग कहाँ से होगा। लेकिन आज सीएम गहलोत जी ने जो बयान दिया है कि 126 एमएलए का सपोर्ट हमारे पास है, और फिगर्स भी वो सामने दिख रहे हैं, जिस तरह से वो बोल रहे हैं 103, 13, 2 बीटीपी के, 2 आपके सीपीएम के, तो मुझे लग नहीं रहा है कि इतना ऊपर नीचे होने की संभावना है। पिछले राज्यसभा में भी इसी तरह से काफी शोर हुआ, एक बिल्कुल ऐसा सिनेरियो बन गया कि नैरेटिव बना कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगता है इस बार भी सामने वही चीज आएगी, क्योंकि क्रॉस वोटिंग जो दिखता है यानी कहीं ना कहीं से कुछ पॉसिबिलिटी दिख जाती है, लेकिन वो कल जो अभी सर ने भी बोला कि पायलट के लिए इन्होंने बोला था कि उसके पास सीएम की अपॉर्चुनिटी है, नहीं तो 28 तक अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। लेकिन जिस तरह से सचिन पायलट ने बयान दिया वो अपने आप में और रोचक कर दिया उसने मुकाबले को। तो यही है, कोई एक गुगली डाल रहा है, फिर कोई क्लियर बोल्ड हो रहा है। तो पूरा सिनेरियो जो है ये राजनीतिक उथल पुथल का, मुझे लगता है थोड़ा सा और 2 दिन का हम इंतजार कर ले, पिक्चर क्लियर हो ही जाएगी। चलिए, लेकिन सियासी पारा जरूर चढ़ा हुआ है। डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा। ये तो कहा जा सकता है पिछले कुछ इलेक्शन हम लोगों ने कवर किए हैं, जिसमें मतदान भी हुआ है, चाहे मोरारका जी का इलेक्शन रहा हो, पिछली बार लखावत साहब, लेकिन उस वक्त लग रहा था दोपहर में वोटिंग के दरमियानी या 1 दिन पहले 2 दिन पहले हम समझ चुके थे कि कोई दम नहीं है। ऐसे स्थितियां बन चुकी थी कि उनको जबरदस्ती नामांकन कराया गया। लेकिन 1 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की इन्होंने, चंद्रा साहब ने, और जो उनका कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, तो ये लगता है कि पिछले कुछ बार के जो इलेक्शन हुए हैं उनसे अलग हट के इलेक्शन है, और इसमें हर कोई जानना चाहता है कि रिजल्ट क्या होगा। योगेंद्र जी, बहुत सीधी सी बात है, वो जो कॉन्फिडेंस हम देख रहे हैं उनमें, वो शब्दों का कॉन्फिडेंस है, अंदर का कॉन्फिडेंस नहीं है। वो फेस सेविंग एक्सरसाइज है एक लीडर की।
फेस कितना ही बड़ा प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहा हो और हार जाए वो यही कहेगा जनता का हमें मैंडेट स्वीकार है, हम जनता के बीच में जाएंगे। और पहले तक वो ये कहेगा नहीं हम जीतेंगे, हमारी पार्टी जीतेगी। चंद्रा साहब और अगर मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। सर चंद्रा साहब मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और वो कहते हैं कभी भी नेगेटिविटी नहीं सोचनी चाहिए। वो सारे कार्य करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया जर्नलिस्ट, वो सब कुछ है। वो एक तरह का कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप हो रहा है वो इंटीरियर है, एक्सटीरियर नहीं है, वर्ड्स का है। और अगर ऐसा हो जाता है तो मेरे को तो लगता है तो ट्रेंड बदल जाएगा। फिर अगली बार जब इसके राज्यसभा के चुनाव होंगे अपर हाउस के, तो फिर तो ट्रेंड ही बदल जाएगा। कोई भी आएगा, कोई भी क्रॉस वोटिंग कराएगा और जीत जाएगा। पहले के आप देखिए ना, हारे हैं, वेणुगोपाल के टाइम में भी हारे हैं, वो आपने लखावत साहब का टाइम दिया वो भी हारे हैं। ये कॉन्फिडेंस बहुत होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, हमारे बहुत आदरणीय, बहुत पूजनीय भैरव सिंह जी शेखावत, बहुत ही सम्मानित नेता है, मैंने ऐसे नेता नहीं देखा। उनका राष्ट्रपति इलेक्शन अगर आप देख लीजिए, उसको एसेस कर लीजिए, जितने लोग उनसे जुड़े थे, चाहे वो पत्रकार थे, समाज सेवी थे, दूसरे थे, सबने कहा था एनडीए जबरदस्त वोट देगी। और वो अब्दुल कलाम आजाद साहब के अगेंस्ट में खड़े हुए थे और हारे थे। और बाद में ये पता चला एनडीए के जो घटक थे, यूपी के, उधर बिहार के, उड़ीसा के, वो प्रतिभा पाटिल जी के खिलाफ लड़े वो चुनाव। प्रतिभा पाटिल के लड़े थे। हाँ, एनडीए के वक्त तो वो वाइस प्रेसिडेंट बने। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हारे थे, वो सिर्फ इसीलिए हारे थे। प्रतिभा पाटिल जी, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, पर वो इसी वजह से हारे थे, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में, वरना नहीं हारते वो। उनको पता था कि मेरी क्या पोजीशन है, पर उनको ये लगा था कि बीजेपी के जो सारे घटक वगैरह हैं वो सपोर्ट देंगे, और वो सपोर्ट नहीं दिया। ये कई बार इल्यूजन होता है इंसान को। और जो बहुत बड़े पद पे बैठा है, बहुत उस पे है, आज घनश्याम तिवारी का तो एक भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा है कि मुझे डर लग रहा है कि मेरे वोट ये ना ले जाए। कह रहा है घनश्याम तिवारी, कभी नहीं कह सकता। और जैसा भाई साहब ने कहा, ओम जी ने, उस घनश्याम तिवारी जी को वापस लाने का उद्देश्य बहुत बड़ा है, जो अभी नहीं दिख रहा है। आने वाले समय में हमको वो दिखाई देगा। जैसा ओम जी भाई साहब ने कहा, हमने भी उनकी सारी असेंबली अटेंड की है। वो जो बोलते हैं और वो जो फाइलें रखते हैं, वो राजेंद्र राठौड़ जी से कम नहीं है, धारीवाल जी से कम नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर हैं वो। तो उनका दुर्भाग्य रहा कि उनको कई रास्तों से गुजरना पड़ा। तो बीजेपी इतना आसान नहीं है कि उसको ओवरलुक कर दे या किसी लाभ के कारण अपने कैंडिडेट को नीचे कर दे, नहीं होगा ये। जी, अर्चना जी आपके पास आना चाहूंगा। अर्चना जी, देखिए एक हिडन जो डाउट है बीजेपी में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिसका जिक्र अक्सर पर्दे के पीछे होता है कि उनकी नाराजगी का खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। अब वो नाराजगी का वक्त आपको लगता है कि कभी दौर जब था वेंकैया नायडू जी का या राजनाथ सिंह जी का लीडरशिप का, आज बीजेपी में वो लीडरशिप नहीं है। बीजेपी में वो लीडरशिप है जो ऊपर से फैसला हो गया, वो मानिए आप, नहीं मानना है तो आपके पास में आपका रास्ता है। तो वक्त बदल गया, ऐसे में कोई रिस्क लेना चाहेगा? जी सर, ऐसा कहते हैं कि अगर बात करें राजस्थान में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग चेहरा नहीं है, अगर लीडरशिप की बात करें तो बीजेपी की, ये वाली काफी चर्चा चल रही है यहाँ पर राजस्थान में। हर बार ये बात भी होती है, जिक्र भी आता है कि सीएम का फेस कौन, तो जो टॉप लीडरशिप है वो भी चुप हो जाती है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि जो हम लोग ये आपस में बातचीत करते हैं तो कहते हैं भैरव सिंह शेखावत जी का जब टाइम था और जब उनको दिल्ली ले जाया गया तो पार्टी में बिल्कुल इसी तरह की स्थिति थी, कोई सामंजस्य नहीं था और हर कोई अपने आप को सीएम कैंडिडेट प्रेजेंट कर रहा था। लेकिन उस टाइम पर वसुंधरा जी का यहाँ पर आगमन हुआ था और उनको एज ए सीएम कैंडिडेट बनाया गया। उसके बाद से ऐसा कहते हैं कि अगर राजस्थान में बीजेपी में कोई भीड़ जुटा सकता है तो एक ही नेता है, वो है वसुंधरा राजे। और दूसरी चीज जो हम बात करते हैं लीडरशिप, अगर टॉप लेवल पे देखें तो इन लोगों का जो है ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की शायद काफी स्ट्रॉन्ग है कि आपकी लीडरशिप ने जो एक बार बात बोल दी है वही आगे चलेगी। तो ये चीज तो दिख रही है। अगर हमने अगर इन लोगों ने ये घनश्याम तिवारी जी को प्रेजेंट किया है एज अ फेस इनका, तो जो अभी यश जी ने भी जो बोला और ओम सैनी जी ने भी जैसे बोल रहे हैं कि वो यानी 6 टाइम एमएलए है और जिस तरह से वो बोलते हैं, जो उनका नॉलेज लेवल है, और मुझे भी यही लग रहा है कि उनका जो मिशन है, ऑब्जेक्टिव है, उनको शायद आगे ले जाना ही होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल राइवलरी में उन्होंने जिस तरह से पार्टी छोड़ी, जिस तरह से नई पार्टी फ्लोट करी और उन सब के बाद उसके बाद जिस तरह से उनकी घर वापसी की गई है, तो एज को देखते हुए हो सकता है, मुझे लगता है एक सम्मानजनक विदाई की बात हो उनकी, जो आगे चलकर जो चर्चा चल रही है। तो उसको देखते हुए ये लग रहा है कि पार्टी लीडरशिप जो है एक
इसके बाद जो कल जो चंद्रा जी ने एक बात बोली उससे सब लोग सहमत है कि ये जो राज्यसभा के इलेक्शन है ये आगे की सियासी राजनीति को डिफाइन करेंगे राजस्थान की, वो चीज 100% सब एग्री हो रहे हैं। वो सही कहा। वही बोल रहे हैं, एक वही पॉइंट सही था। और दूसरी चीज जो हम बात कर रहे हैं, जो अभी एस जी भी बोल रहे थे, ये ना हम लोग तो कल जब लिख रहे थे तो हम तो नंबर गेम में कंफ्यूज हो गए। उन्होंने बोला 4 लोग दूसरी पार्टी के मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, 8 लोग क्रॉस वोटिंग करेंगे और 9 लोगों का बीजेपी के अलावा मेरे पास समर्थन है। तो ये तो नंबर गेम ही काफी कंफ्यूजिंग हो गया था। गड़बड़ हो गया। तो ये ना, ये जब हम सब रात को कॉल पे डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा नंबर पिक करें लिखने के लिए, तो हमको भी है ना थोड़ा सा ये कंफ्यूजन की जो स्थिति बनी, तो वो लग रहा है कि आपने क्यों वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका क्या कारण था, उसको डिकोड करें तो मुझे लगता है बहुत सारे प्रश्न चिन्ह अपने आप आ जाते हैं और कुछ पिक्चर शायद अपने आप क्लियर भी होती जाती है। तो अर्चना जी, लगता है एक रणनीति का हिस्सा है ये? सर पूरा का पूरा जो गेम प्लान है डेफिनेटली वो एक रणनीति का हिस्सा लेकर, जिस तरह से इन लोगों ने घनश्याम तिवारी को एज ए कैंडिडेट लेकर आए, उससे तो यही लग रहा है कि एक बहुत बड़ी एक रणनीति है। चंद्रा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जीत का आंकड़ा बताया उन्होंने, ये जो नंबर्स आए वही मैं बोल रही हूँ, इस तरह के नंबर्स क्यों आए, पायलट की बात क्यों हुई उसमें, और बीएसपी के एमएलए की भी बात क्यों उठी, बीएसपी के एमएलए की बात पिछले राज्यसभा इलेक्शंस में भी उठी थी, तो वही चीजें क्यों रिपीट हो रही है? आपको एक इलेक्शन से तो मुझे लगता है सबक लेना चाहिए, वो चीजें फिर से रिपीट नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी है तो नहीं लेकर आए, लेकिन कल वाली जो कॉन्फ्रेंस थी डेफिनेटली मुझे लगता है उससे बहुत सारे इन लोगों ने टारगेट्स हिट करने की कोशिश तो की है। अब आगे रिजल्ट क्या है वो तो फिर वही बात आती है कि इलेक्शन के बाद ही होता है रिजल्ट जो आते हैं। जी, ओम जी के पास में जाना चाहूंगा, पहले तो आप कुछ कहना चाह रहे थे। अभी मैं ये कह रहा था योगेन जी कि ये राजस्थान में 3 ऐसे चुनाव हुए हैं जिनमें बड़े बड़े प्रभावशाली लोग गच्चा खा गए और उनके साथ में धोखाधड़ी हुई, बड़ा नाराज हुए। उसमें सुंदर सिंह भंडारी का नाम है, उसमें कुंभाराम चौधरी का नाम है, उसमें जगदीश प्रसाद माथुर का नाम है, और इन तीनों ने आइडेंटिफाई किया था किस किस ने क्या क्या किया है। इन तीनों की पूरी नाराजगी बड़ी स्पष्ट रूप से सामने आई थी। मैं उन दिवंगत लोगों का तो नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन ये सच है। तो ऐसा मैं ये कह रहा था कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य कुछ ऐसे हैं कि घनश्याम तिवारी जिस उभार के साथ में इधर निकल रहे हैं और जिस तरीके का समर्थन उनको अपने दल के माध्यम से मिल रहा है, उनके साथ में कोई दगा हो सकता है। और लेकिन जो अभी आंकड़ा बताया कि उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दिए, इसका मतलब है कि वो उपचूक हो गए और घनश्याम तिवारी अब बिल्कुल स्थिर मुझे नजर आ रहा है। लेकिन मुझे ये कल तक ये भय था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि उनके कद का फिर कोई दूसरा सिलसिला है नहीं। देखिए, वसुंधरा जी का कद बना, उनके पीछे तो प्रमोद महाजन और आडवाणी है, उनकी रणनीति थी, उन्होंने सब कुछ घुमाया और पहली बार भारतीय जनता पार्टी को 120 स्थान हासिल हुए। उनको सारा क्रेडिट चला गया वसुंधरा जी को, क्योंकि वो मेन एक्टर थी उसके अंदर, लेकिन जो डायरेक्टर थे वो थे आडवाणी जी और प्रमोद महाजन। तो हम तो इस बात को समझते हैं, और जनता में एक बार चीज स्थापित हो जाती है तो बड़ी मुश्किल से वो अलग होती है कि साहब, जैसे हम देख रहे हैं जब नए नए नेता आते हैं उनके साथ में, तो मुझे लगता ये है कि उनके साथ में ऐसा कुछ ना हो जाए। और साथ साथ में लेकिन ये तय है कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री है उनकी प्लानिंग बड़ी अलग किस्म की है, उनका डीलिंग बहुत अलग किस्म की है। लोग गालियां देते हुए जाते हैं और वापस आते हैं तो समर्थन की बात बोलते हैं, तो उसके समझ में आ के कुछ राग है, और वो एवज में कुछ इतना कुछ देते भी नहीं है। मैंने पहले तो लोगों को लेते देते सुना था, और जितने भी यहाँ पर लोग आए, लेकिन अब के तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा जैसा होना चाहिए था। और जो भी इधर से भारतीय जनता पार्टी से जो दूसरे नंबर पे आए हैं वो भी भाषण के अलावा कुछ नहीं कर रहे, और इधर कांग्रेस में भी ऐसा ही सिलसिला है। तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें जो घोषणाएं हुई हैं दोनों दलों की उसमें कोई फर्क होगा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के दूसरे उम्मीदवार के अलावा। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, व्हिप जारी होती है, बहुत सारे पेपर्स ने लिखा भी है इसको लेकर के। कई लोग कहते थे कि व्हिप जारी होने के बाद में आप क्रॉस वोटिंग नहीं कर सकते यहाँ, लेकिन ऐसा हुआ है। क्रॉस वोटिंग तो नहीं कह सकते उससे, लेकिन प्रायोरिटी ऊपर नीचे कर दी गई थी। आपको ध्यान भी होगा, एक मंत्री महोदय ने भी ऐसा कर दिया था पिछली बार जब अशोक जी की गवर्नमेंट थी तब। तो ऐसी पोजीशन में
प्रायोरिटी कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि व्हिप का उल्लंघन, व्हिप जारी नहीं भी हो तो भी अंडरस्टूड है कि मेरी पार्टी के कैंडिडेट को मुझे वोट करना है और जिसको खिलाफत के साथ में दाएं बाएं जाना है वो जाएगा? क्योंकि ये संदेह कुछ दिन तक तो बीजेपी यही कहती रही कि अंतरात्मा की आवाज पे हमें वोट मिलेंगे, लेकिन वो अंतरात्मा कैसी, कौन अनकंफर्टेबल है? चले बाड़े बंदी हुई, उसके बाद में जब सचिन पायलट जिस नेता को लेकर के ये कई बातें करते हैं जिन्होंने खुद ने जवाब दे दिया, तो अभी भी एक कहीं पे अंतरात्मा का खेल रहेगा? नहीं, इसमें जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ना योगेंद्र जी, वो है रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी और जो पार्टियां हैं उनको विधि के अनुसार वोट दिखा कर पड़ेगा। कोई इसमें कोई एजेंट को लाइव पे हूँ, लाइव पे तो कोई मिस्चीवियस एक्ट करेगा वो भुगतेगा दोनों पार्टियों। जी, इतना आसान नहीं है ये। आदमी एक्सपोज हो जाता है। ब्लैक शिप कौन बनना चाहेगा मुझे बताओ? इंडिपेंडेंट बन सकता है, दूसरी पार्टी के लोग बन सकते हैं, और वो भी नहीं बनेंगे। अगर आज कॉमरेड पार्टी से, पोलिट ब्यूरो से डिसीजन आ गया कि उसको देना है तो वो देंगे। ये कोई आरएलपी पार्टी तो है नहीं। किसानों के टाइम में तो आपने विरोध कर लिया और आप कह रहे हैं नहीं हम इनके साथ जाएंगे। अभी उनके ऊपर जाटों का इतना प्रभाव था आरएलपी पे कि ये क्या कर रहे हो, वहां तो आप इनका अपोज कर रहे थे और अब इनके साथ जा रहे हो। तो वो किस वजह से वापस आए, वो आपने उसका जवाब दे दिया। आप पार्टी ने उसका जवाब दे दिया कि वो क्यों गए। तो बहुत सारी चीजें हैं, पर ये क्योंकि बिल्कुल ही ओपन है कि ओपन में आप वोट कास्ट कर रहे हैं। अगर आप ब्लैक शिप बनना चाहते हैं बने, वो पकड़ में आ जाए। और उसका अच्छा, उससे कोई मेंबरशिप जानी नहीं है। अगर कर भी देगा तो विधानसभा की मेंबरशिप तो जानी नहीं है। पर मान लो एक मिनट के लिए किसी भी -1% 2% में कांग्रेस लूज कर जाती है तो आगे अशोक जी हैं, सीएम साहब हैं। आसान नहीं है किसी के लिए उसको बियर करना, उस लॉस को बियर करना। जैसा अभी ओम जी भाई साहब कह रहे थे कि कुछ बोलते हुए जाते हैं और आते हैं, जब सेल्फी खिंचाते हुए आते नहीं आते, तो उनको मालूम है कि हमारे कहाँ है। शेखावत जी का कई बार हमने विधानसभा में देखा है, वो ही कहते थे भाया फाइल पड़ी है, देखे नीचे ढूंढ तो सही। वो आदमी बैठ जाता था, साफ कहते थे वो, अरे भैया फाइल देख, बेटे पड़ी हमारी। वो फाइल वो दूसरी पूछते थे, पर जो खड़ा है ना वो समझता था मेरी फाइल ढूंढ रहे हैं। बहुत मजेदार काम करते थे। गुटखा खाया भाई, गुटखा तो खाई लो, मैं फाइल देख रहा हूँ बेटा, फाइल, अरे यार फाइल तो नीचे पड़ी पहुंची। तो वो इस तरह से कर देते। आप अशोक जी सीएम साहब को इतना मत समझिए, भले ही वो जादूगर हैं या नहीं है, पर उन्होंने जो मैनेज किया है ना, अपने साथ ले गए हैं और एक एक को सारा काम किया उन्होंने, और वो करेंगे। ये मंत्रिमंडल विस्तार की जो बात चल रही है वो भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, हो सकती है। तो मुझे तो पता नहीं क्यों इतना डाउट नहीं लगता। मुझे तो मतलब लगता है 3 सीट आराम से निकालने चाहिए। उनमें आपस में क्या होगा दोनों में, बीजेपी में और इंडिपेंडेंट में, वो वही जानते हैं। जी बिल्कुल, जीतना ये तय है। अगर अभी तक के हम देखें तो 4 सीटर 4 कैंडिडेट जीतने हैं। अब 5वां कौन अपनी तकदीर को कोसेगा, ये देखने वाली बात होगी। खैर, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, अपना पूरा एक उन्होंने समझा है सारा। अर्चना जी, आपके पास आना चाहूंगा। कहीं संदेह की भूमिका है या फिर राजनीति है, कुछ भी संभव है? सर वही है, राजनीति शह और मात का खेल है, सब कुछ संभव है। तो जिस तरह से जो हम बार बार बोल रहे हैं कि अभी तक तो जो चीजें हैं बिल्कुल क्लियर है। 3 सीट्स हैं, 126 का इधर है आंकड़ा, उधर 71 में से 41 तो श्योर है। लेकिन दूसरी चीज यही जो अभी सर ने बताया, यश जी बोल रहे थे कि अगर किसी ने क्रॉस वोटिंग करी भी तो उसका यानी उसको मेंबरशिप से तो नहीं हटाया जा सकता है। अब अगर लास्ट मोमेंट क्या होता है, ये चीज तो अभी कोई भी नहीं बोल सकता है। यानी उसमें कितने लोग हो सकते हैं, यानी वही बात है, 3 आरएलपी के लोगों ने तो उनका साथ दे दिया है। 71 में से 3 तो 74 हो गए, तो 74, हाँ 74 + 7 और चाहिए इनको। तो 7 में से मुझे 7 का थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। हो सकता है 3-4 लोग इधर से उधर हो सकते हैं, बट 7 थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है अभी आज की पोजीशन देखते हुए, क्योंकि 1.5 साल की सरकार बची है। 8 अर्चना जी 8 चाहिए। उसकी वजह यह है कि 41 के अलावा भी मुझे ऐसा लगता है कि 42 वोट कास्ट कराने की कोशिश करेंगे। आपको ध्यान है पिछला जो इलेक्शन था उसमें 42 2 और 38 2 के पास में गए थे, राज्यवर्धन सिंह और दूसरे जो कैंडिडेट हैं वर्मा, उनके पास में। क्योंकि ऊपर टॉप प्रायोरिटी वालों में दोनों में रिस्क नहीं लेंगे बिल्कुल भी। तो मुझे लगता है घनश्याम तिवारी को 41 से भी 42 करने की कोशिश करेंगे। ये तो सही कहा, वो सेफ है ना, सेफ प्ले, ये संभावना है। हाँ। तो यानी वही है, उसके आगे तो मुझे थोड़ा सा डाउट है। यानी 3-4 तो आप सोच सकते हैं कि ठीक है एट द मोस्ट,
क्योंकि अभी भी कुछ लोग डिफिकल्ट है जो अपनी जगह पे अडिग हैं, कुछ ऐसे एनालिस्ट हैं तो जिनका अभी हम नाम नहीं ले, लेकिन हम सबको पता है कि वो बैकग्राउंड स्टोरी कुछ चल रही है, तो थोड़ा सा संशय की स्थिति उनके ऊपर बनी हुई है। तो मुझे लगता है वही वोटिंग डे पे थोड़ी क्लियर हो जाएगी वो वाली पिक्चर। बट अभी तो थोड़ा सा वही डिफिकल्ट तो लग रहा है कि कौन, अभी 1.5 साल की सरकार बची है, 1.5 साल में आपको पता है सीएम ने सारे, अभी एमएलए तो सब अपनी अपनी जगह के किंग हैं, उनको पता है कितना काम करना है क्या है, तो मुझे नहीं लगता अभी कोई इस टाइम पर रिस्क लेगा। अगर इलेक्शंस में और 3-4 महीने का टाइम होता तो अलग बात होती। तब तो ये सारे इस्तीफा दे के भाग गए होते। वही बोल रही हूँ मैं। हाँ, वो एक अलग ट्रेंड भी है, ये गुजरात में जैसे किया था, अलग ट्रेंड है बिल्कुल, ये कि आप रिजाइन कर दीजिए, हम वो भी काउंट कर लेंगे कि आप हमारे साथ में हैं, और अगर वो टिकट नहीं देंगे तो हम टिकट दे देंगे आपको। तो अगर अभी 1.5 साल इसमें जो न्यूज होगी ना, वो अगर जीतेगा तो भी उसी की न्यूज होगी और हारेगा तो भी उसी की न्यूज हेडलाइन बननी है। ये है, यानी जो भी है रोचक है मुकाबला। बिल्कुल बिल्कुल। ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए, व्हीप का तो सीधा है कि आप व्हीप का उल्लंघन कर सकते हैं, अगर करते हैं तो पार्टी के एक्शन का आप पे ऊपर खतरा है, वोटिंग राइट का कोई खतरा नहीं, आपका वोट जो है वो भी खारिज नहीं हो सकता। अगर आपने इंक के साथ कोई खेल किया तो आपका वोट खारिज हो सकता है। ये कुछ इश्यूज हैं जिनके अलावा आपको बाध्यता नहीं है। इंडिपेंडेंट ने अगर मदद करनी है वो अपना बैलेट दिखा दे कि देखिए साहब, तो कि मैं क्या करता साहब, मैंने तो ध्यान ही नहीं रहा, मुझे तो उस समय ये कहा था कि मैं समझा कि मुझे भी दिखाना है, वो खारिज। मैसेज आएगा कि चले इसने सपोर्ट उनका कर दिया, इधर खारिज करा करके। देखिए, जितने खतरे हरियाणा में देखने को मिले थे, उन खतरों से तो पूरी तरीके से सबक ये बिल्कुल सावधान है। और विधानसभा के उसके अंदर उनकी जो पेन राइटिंग वगैरह का जो ट्रेनिंग हुआ है ना, वो दोनों तरफ दिखा रहे हैं कि पेन कैसे इस्तेमाल करना है, नंबर कैसे इस्तेमाल करना, सारा सब कुछ। और साथ साथ में ये व्हिप तो लग नहीं सकता ना, विधानसभा के अंदर ही चल सकता है व्हिप, इस पे तो चल नहीं सकता। आपका अपना कमिटमेंट है टुवर्ड्स पार्टी, वही चलेगा उसी के तरीके से। बाकी आपको व्हिप नहीं दिया जा सकता। वो तो आप अपने पार्टी के लेवल पर जो भी कुछ कर रहे हैं, आप दिखाने की बात है, वो बिल्कुल ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि दिखाने के साथ में कोई गड़बड़ होगी नहीं, और जो 2 लोग वहां पर खड़े होंगे जो इसको चेक करेंगे, मेरा ख्याल है कि वो काफी एक्सपर्ट होंगे, दोनों तरफ से ही होंगे ऐसी स्थिति में। और ये मुझे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि घनश्याम तिवाड़ी के लिए यश जी और आप दोनों जो कह रहे हैं, उनका वोट बढ़वाएंगे, सरप्लस वोट कम कर देंगे, उनको मालूम है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ में जो कुछ जी वालों ने कहा, उसके मुताबिक ये हुआ कि इनको कुछ पता नहीं है और ये उठपटांग करेंगे, तो जो सरप्लस वोट है उनमें से हमारे आदमी को ज्यादा वोट मिलने चाहिए। तो या तो जहां मुझे लग रहा था कि घनश्याम तिवाड़ी के साथ में कोई धोखा हो सकता है, अब मुझे लगता है घनश्याम तिवाड़ी 41 की बजाय 50 वोट ले सकते हैं, कोई शक नहीं इसमें, ऐसा लग रहा है मुझे। और जो दूसरे साहब हैं, वो उनको जो समझाइश की है सचिन पायलट ने, उसके मुताबिक उनको विड्रॉ कर लेना चाहिए, अन्यथा हाल वो डेट चली गई है। तो चले, इंतजार रहेगा कि आखिर 10 तारीख को इस वक्त के आसपास हम आपको जरूर स्क्रीन पर दिखाएंगे कि क्या पोजीशन है। शायद हो सकता है कि रिजल्ट भी क्लियर हो चुका हो 6-6:30 बजे तक। लेकिन ये बात सही है कि पिछले कुछ समय से जो राज्यसभा के चुनाव हुए हैं उससे थोड़ा डिफरेंट इलेक्शन है ये, और हर कोई कॉन्फिडेंट है। लेकिन देखो कि ये कॉन्फिडेंस किसका लूज होता है, मत के माध्यम से ये 10 तारीख को तय होगा। लेकिन गणित के हिसाब से देखें तो उसमें लगता है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, किसी भी तरह के उनके विधायक अपनी पार्टी के साथ रिस्क नहीं लेंगे। उन्हें, मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है या उन्हें एंटरटेनमेंट दिया जा रहा है, उसके पीछे की गणित यही है कि आपको बहुत ही सूझबूझ, होश हवास के साथ में, जैसे रजिस्ट्री पे साइन करते हैं उसी तरह से वोट भी कास्ट करना है। कोई ये नहीं कह सके कि बिल्कुल सा मैंने होश हवास में वोट नहीं दिया, नींद पूरी नहीं हो पाई थी मेरी तो शिविर में या फिर जो भी कार्यक्रम चल रहा था उसमें। तो मुझे लगता है कि बहुत समझदार हैं, क्योंकि एक विधायक 2.5 लाख लोगों का नेतृत्व करता है, तो बड़ी समझदारी के साथ में करेंगे। लेकिन रोचक मुकाबला है, ये जरूर कहा जा सकता है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। धन्यवाद।